13 मार्च 2026 के डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन के इस सेशन में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या बिहार एसआई या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से देखेंगे और बस वही न्यूज़ फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है, संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रसोई गैस की किल्लत नहीं है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत तेल टैंकर पहुंच चुका है। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं आने वाला, बट ध्यान रखो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मैप पूछा जा सकता है। हम लोग अभी डेली इसका मैप देख रहे हैं। इसके अलावा एक देखो कि इंडिया जो है अपनी ज़रूरत का जो एलपीजी की ज़रूरत का 60% इम्पोर्ट करता है और इस 60% एलपीजी जो इम्पोर्ट कर रहा है उसका 90% सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देख लो तो ये रहा तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ जो नैरो स्ट्रेट है ईरान और ओमान के बीच में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। पहला है गल्फ ऑफ ओमान और ये रहा पर्शियन गल्फ। इन एरिया के मैप को, मिडल ईस्ट के मैप को अच्छे से देखो। पर्शियन गल्फ से टच होने वाले कंट्री भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इधर नॉर्थ में ईरान है, फिर इधर इराक, कुवैत और सऊदी अरब तो होगा ही होगा, बहरीन, फिर से कतर और यूएई। और इस पॉइंट को याद रखना, ये ओमान का, देखो ओमान का मेन पार्ट यहाँ है बट एक छोटा सा पार्ट यहाँ भी लगा हुआ है, देखो इस एरिया में। तो अगर पूछता है पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड कौन कौन सा कंट्री है तो ये ध्यान रखना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको कनेक्ट करता है तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को, और किसको अलग करता है दो लैंड बाउंड्री को तो ईरान और ओमान को। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। यूएन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कि ईरान के हमले की निंदा की गई। हमला किस पे कर रहा है ईरान? तो खाड़ी सहयोग परिषद जो है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके कंट्रीज पे हमला कर रहा है ईरान। तो इंडिया ने उसका निंदा किया। तो बस ये ध्यान रखो खाड़ी सहयोग परिषद में कौन कौन सी कंट्री आती है। इसमें टोटल 6 कंट्री आती है। मैं भी मैप दिखाता हूँ, बट एक बात और यह ध्यान रखना है कि एग्जाम में सवाल आएंगे कि इंडिया के स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएन में। तो ध्यान रखना पर्वत नेनी। इस बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है, मतलब ऐसे सवाल आते हैं बीपीएससी में या फिर बिहार एसआई के पेपर्स में। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि यूएन में स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत के, पर्वत नेनी हरीश। और अब देखो खाड़ी सहयोग परिषद के कौन कौन से मेंबर हैं। तो इसके टोटल 6 मेंबर हैं। पहला देख लो सऊदी अरबिया है, फिर कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई। ये 6 कंट्री जीसीसी के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। मेनली ये 6 कंट्री ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो और ध्यान रखना ये सारे सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और ईरान इसमें इस पार्ट नहीं है। जीसीसी का पार्ट ईरान नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना ईरान जो है शिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, इस वजह से जीसीसी का पार्ट इसको नहीं बनाया गया। तो चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, उसी के रास्ते एक जहाज जो है मुंबई आ गया है टैंकर लेकर। तो वो लाइबेरिया का एक जहाज है। ध्यान रखना लाइबेरिया का जहाज का नाम था शेनलोंग स्वेजमैक्स। शेनलोंग स्वेजमैक्स इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से कनेक्टेड है ना, इंडिया के बंदरगाह पे आ रहा है। तो इस वजह से अगर नाम पूछे तो ध्यान रखना शेनलोंग स्वेजमैक्स क्या है। तो एक शिप है लाइबेरिया का जो कि मुंबई में डॉक किया गया था जब ये मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल लेकर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो। अब है कि सीईसी के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। 193 सांसदों ने उनको हटाने के लिए नोटिस दिया है। हम इस न्यूज़ को पहले भी पढ़ लेते जब नोटिस देने की बात चल रही थी। तो एक बात ध्यान रखना, नोटिस से इम्पोर्टेंट नहीं है। सीईसी जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में जो मुख्य चुनाव आयोग की बात की गई है उससे अपने पावर डिराइव करता है आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 में ही ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे निर्वाचन आयोग के कंपोजिशन को तय करेंगे, जिसमें कि एक चीफ चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनको प्रेसिडेंट समय समय पे बदल भी सकते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको चुनने के लिए 2023 में एक पार्लियामेंट में लॉ आया था जिसमें ये कहा गया था कि एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी
सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करेगी, जिसके मेंबर होंगे पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और इसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। इन तीनों मिलके नाम सुझाएंगे और जिस व्यक्ति का नाम देंगे प्रेसिडेंट उन्हें ही चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त करेंगे। अब बात रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो यहाँ ये देखो निष्कासन की प्रक्रिया दी गई है। इसमें है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान जटिल होता है। और इसके जो ग्राउंड दिए हुए हैं उसमें केवल 2 ग्राउंड है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा संसद में। संसद में देने के लिए नोटिस देने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 व राज्यसभा में 50 सदस्यों के अधिक हस्ताक्षर अनिवार्य होना चाहिए। और उसके बाद ये प्रस्ताव सदन में पेश होता है। अगर ये पारित हो जाता है संसद के हर से दोनों सदन में, और दोनों सदन में जो पास होगा तो ध्यान रखना 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और एक इसको कहते हैं जैसे में कि आधी जितनी संख्या है जिस भी सदन की, जैसे कि 543 लोकसभा की संख्या है, सदस्यों की संख्या है, तो उसके आधे से 50% + 1 होना चाहिए। इसको ही विशेष बहुमत से पास होना कहते हैं, 50% + 1। इसके साथ साथ जितने सदस्य उपस्थित होंगे उसके 2/3 होने चाहिए, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। इस बहुमत के साथ ही ये जो नोटिस है, प्रस्ताव है सीईसी को हटाने के लिए, उसके प्रस्ताव पास होना चाहिए दोनों सदनों में। और जब दोनों पास हो जाएगा तो जज जांच अधिनियम 1968 के तहत इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। और जांच समिति फिर से जांच करेगी कि आरोप सही है गलत है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। अगले जो नेपाल चुनाव में आरएसपी को 182 सीट मिला है और बालेन्द्र सिंह, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये देखो नेपाल के जो अभी हाल में ही चुनाव हुआ था जहाँ की बालेन्द्र शाह नए पीएम बनेंगे। अब उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिन्होंने बम्पर जीत हासिल किया है नेपाल में। अब यहाँ के पीएम होंगे कौन? बालेन्द्र शाह। इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इसके अलावा इससे एग्जाम में नहीं सवाल आएंगे। तब नेक्स्ट न्यूज देखो, एक छोटा सा बस न्यूज है कि झारखंड में अब पर्यटकों को देना होगा टूरिस्ट टैक्स। अगर एग्जाम में आता है कि बिहार में किस स्टेट ने टूरिस्ट टैक्स लगाया है, तो ध्यान रखना होगा झारखंड। अब इसके अलावा इंटरनल मैकेनिज्म है कि किसी पे कभी 2.5% लगेगा, ये 5% मैक्सिमम 5% लगेगा, और कहीं 2.5 लगेगा, कहीं 3% लगेगा, कहीं 5% लगेगा। ये अपना इंटरनल मैकेनिज्म, दिक्कत नहीं है। बस अगर पूछता है कौन सा स्टेट लगाया टूरिस्ट टैक्स, तो झारखंड लगाया है अभी हाल ही में। अब नेक्स्ट न्यूज देखो, बीसीसीआई अपना ईयरली अवार्ड देगा जिसमें कि शुभमन गिल जो है इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाएगा। ये 15 मार्च आने वाला है, उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर पूछता है बीसीसीआई कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो शुभमन गिल को, और राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। और आयुष मात्रे जो अंडर-19 टीम के कैप्टन थे, उनको लाला अमरनाथ अवार्ड दिया जाएगा। और महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज थे, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो ये 3-4 अवार्ड है, इसको देख लो पॉज करके। बिहार स्पेसिफिक न्यूज की जब बात करते हैं तो एक मंत्री हैं बिहार के, श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार। इन्होंने ये कहा है कि राज्य का जो हरित आवरण क्षेत्र है वो 15.5% हो गया है। इसका क्रेडिट इन्होंने दिया है जो कि 2019 में एक अभियान आया था ग्रामीण विकास विभाग का, जल जीवन हरियाली अभियान। उसके तहत ही राज्य में लगभग 21 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया, जिससे कि आज ये नतीजा है कि राज्य में हरित आवरण 15.5% हो गया है। और राज्य का ये टारगेट है कि 2028 तक 17% हरित आवरण करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो अचीवमेंट में, या अगर आप मेंस में भी आंसर लिख रहे हो तो इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। और प्रीलिम्स में तो सीधे पूछे ही जाते हैं। अगर पूछता है 2028 तक कितना % टारगेट है इंडिया को, बिहार को हरित आवरण बदलना है, तो 17% होगा। अभी हो गया कितना? 15.5%। नेक्स्ट न्यूज देखो, छोटे से न्यूज है, इसमें भी एक लक्ष्य के कि 2030 तक बिहार सरकार ये कोशिश करेगी कि जो सड़क हादसा है वहाँ 50% कम, सड़क हादसे में 50% जो है सड़क हादसे कम करने की कोशिश करेगी। उसका टारगेट रखा है बिहार में 2030 तक रखा है। और लास्ट जो न्यूज है, बिहार के एक ईवीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में एक कास्ट आता है गंगोता। इसको एसटी दर्जा के लिए राज्य ने प्रस्ताव रखा था केंद्र के पास, तो वो अभी पेंडिंग है। ये तो न्यूज़ है, बट एग्जाम में पूछता है कि गंगोता समुदाय जो है इसका संबंध किस राज्य से, तो ध्यान रखना इसका संबंध बिहार से। अगर बिहार स्पेसिफिक भी पूछ लेता है कि बिहार के किस हिस्से है, तो ध्यान रखना बांका और भागलपुर वाले एरिया से गंगोता समुदाय का संबंध है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है, छोटी छोटी न्यूज़ है,